morning, students. Today we are discussing about the discovery of proton, electron and neutron, the subatomic particle of atom. ठीक है, आपके पास when you were in your previous classes in 7th and 8th classes, your teachers gave you so many examples about the charges. कि when you rub a scale with your dry hair and you put a small pieces of paper on the table, then the comb or your pen will attract that pieces of the paper towards itself. ठीक है, तो उसमें क्या था, तो हमें क्या बताया जाता था उस टाइम रीजन में कि जो हमारी कॉम्ब है या जो पेन है आपने रब किया ड्राई हेयर के साथ तो वो चार्ज हो गया, और चार्ज होने के कारण उसने क्या किया, उन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जो इनके ऊपर अपोजिट चार्ज था. तो हमारे पास अभी जो चार्जेस हैं ये कैसे हैं, उनके ऊपर क्या कैसे डिस्कवरी हुई, तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. Our scientist J.J. Thomson in 1897 discovered the electron. उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया, एक गैस, यहाँ पर गैस ट्यूब ली. इस गैस ट्यूब में लो प्रेशर एग्जिस्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप के साथ लो प्रेशर बनाया गया इसके अंदर. ठीक है, और इसके अंदर एक गैस फिल की उन्होंने, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए जो यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई. और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद इन इलेक्ट्रोड, जो आपको पता है जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होती है वो कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है वो है एनोड. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर उन्होंने एक एमीटर भी लगाया. अब वो क्या देखते हैं, जब मैं यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती हूँ, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद इस एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आती है. अब डिफ्लेक्शन कैसे आई इस एमीटर के अंदर, आप देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दूसरे से कनेक्शन नहीं है इनका, देखो कितनी गैप पर हैं. तो ये दोनों जब कनेक्टेड नहीं है तो इस एमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे है. ठीक है, तो एमीटर में डिफ्लेक्शन के लिए तो हमारे साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन ने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में जरूर है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. मतलब कुछ इन दोनों के बीच में यहाँ से कुछ ऐसा मूव कर रहा है या नोड से कुछ ऐसा मूव कर रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई. तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने यहाँ पर कैथोड के अंदर एक होल कर दिया, होल किया, और उन्होंने यहाँ पर इसको इस साइड को फ्लोरिसेंट बना दिया. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, अगर कोई चीज एनोड से आ रही है तो इस होल से पास होगी और वो फ्लोरिसेंट के ऊपर जब पड़ेगी तो जिसकी वजह से ये फ्लोरिसेंट जो साइड है हमारी वो ग्लो करेगी. बट उनको यहाँ पर कुछ ग्लो फील नहीं हुआ. अब उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पर अब होल कर दिया. अब उन्होंने एनोड में होल करके देखा. अब उन्होंने यहाँ से फ्लोरिसेंट जो साइड बनाई, अब वो हमारी ये सेकंड साइड को फ्लोरिसेंट बना दिया, यहाँ पर कलर किया. अब वो क्या कहते हैं कि अगर यहाँ से कैथोड से कुछ आया होगा, कुछ रेज होंगी जो इंटरकनेक्टेड होंगी एक दूसरे को, तो वो इस होल में से पास होंगी और इस फ्लोरिसेंट पर जब पड़ेंगी तो उसको ग्लो करेंगी. तो जे.जे. थॉमसन जो था वो यहाँ पर राइट हुआ. उसने क्या देखा कि ये ग्लो कर रही है, इट मीन्स यहाँ से कुछ ऐसा निकल रहा है कैथोड से जो एनोड के होल से भी पास हो गया, और यहाँ पर फ्लोरिसेंट पर जब पड़ा तो वो ग्लो करना शुरू हो गया. ठीक है, तो मतलब कैथोड से ऐसा कुछ रेज निकली हैं जो एनोड तक जा रही हैं, और जिसकी वजह से एमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है. और वो रेज कहाँ से निकली हैं, कैथोड से निकली हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया कैथोड रेज. और वो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसीलिए उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो इसीलिए कैथोड रेज को कहा गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और वो बहुत स्मॉल है, दे आर नॉट इजिली विजिबल टू अस. हमें इजिली विजिबल नहीं होते, सिर्फ हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्लोरिसेंट में ग्लो आ गया तो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं. दे आर नॉट विजिबल टू अस. ठीक है, तो कैथोड रेज क्योंकि कैथोड से निकली हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं,
और इसीलिए उनको कैथोड रेज कहा गया, स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और बाद में जे थॉमसन साइंटिस्ट ने उनको एक नाम दे दिया कैथोड रेज को, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने उनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कोई भी एटम है उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है। ठीक है, अब इस कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रेज की, कि हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैथोड से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि जो ये रेज होती हैं ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जब तक आप इसमें फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये रेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहेंगी। ठीक है, और अभी मैंने जैसा आपको बताया, दे आर नॉट विजिबल टू अस, वी कैन ओनली ऑब्जर्व देम। इनको सिर्फ हम ऑब्जर्व किया हमने बाय द विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, द फ्लोरेसेंट मटेरियल। नेक्स्ट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। फिर उसने साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा, इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करके देखा, तो उसने देखा शायद जो मैंने पहले मटेरियल किया था उसी में से रेज निकल रही है, तो मैं दूसरा मटेरियल चेंज करता हूँ। तो उसने जब मटेरियल चेंज किया तो उसने क्या देखा, मटेरियल चेंज करने के बाद भी हमारे पास जो गैस की है, हमारे पास नेचर है, उसकी वजह से रेज कुछ निकल रही थी जो एनोड की तरफ जा रही थी। मीन्स क्या हो गया कि जो हमारे पास कैथोड रेज है डजंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, में जो हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसकी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द tube. These are the characteristics of cathode rays discovered by the J.J. Thomson in 1897. Okay, now I will tell you about the characteristics, told about the characteristics of the cathode rays. ठीक है, now we will discuss about the discovery of proton. After the discovery of electron cathode rays, we are discussing about the discovery of proton. They are known as the canal rays. They are also known as the experiment of E. Goldstein. Why it is known as the experiment of E. Goldstein? Because proton are discovered by the scientist E. Goldstein. The scientist E. Goldstein, when performed the same experiment of J.J. Thomson, जब ई गोल्डस्टाइन ने जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया, तो ही सीज ऑब्जर्व दैट, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब जे थॉमसन ने कहा था कि कैथोड रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, देन ई गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व दैट the some positively charged rays are also emitting from anode. उसने देखा कि कुछ एनोड से भी कुछ रेज निकल रही हैं और वो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या करके देखा, उसने जो इलेक्ट्रोड ली, कैथोड ली, उसने वो परफोरेटेड ली, परफोरेटेड मीन्स होल वाली ले ली, छोटा सा होल कर लिया। और जो स्क्रीन थी यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना ली, फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना ली। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाई, तो उसने क्या देखा कि some rays are coming from the anode and when they pass through this perforated electrode they are showing some glow in the zinc sulfide screen on the fluorescent screen. It means some rays are coming from the anode, or they are coming from the anode, they have positive charge because anode have positive charge. Anode rays, canal rays are known as the anode rays because they are coming from the anode side. They have the positive charge. इनके पास positive charge. तो आपके पास अब ये ऐसा क्यों हुआ कि जब ई गोल्डस्टाइन ने हमें कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन आर एमिटिंग फ्रॉम द कैथोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वहां पर ऐसा क्या था कि एनोड से भी रेज निकली। आप एक्सपेरिमेंट में देखिए, मान लो मैंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने यहाँ पर क्या फिल की, हाइड्रोजन गैस फिल की। तो हाइड्रोजन में आपको पता है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से कहाँ चलने शुरू हो गए, एनोड की तरफ। अब क्या रह गया हमारे पास, प्रोटॉन, जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ चलेंगे, अपोजिट की तरफ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
अगर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज थे कैथोड के, तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, तो पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे पास ये तो सिर्फ हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस की बात थी। अगर हमारे पास और भी गैसेस कोई भी फिल हैं तो उसमें प्रोटॉन उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे हीलियम है, हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन 2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एनोड की तरफ चले तो 2 प्रोटॉन हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो ये प्रोटॉन हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस, कि कौन सी गैस आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की है। ठीक है, तो जब आपने इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई की, प्रेशर आपने इसमें लो किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, तो हमारे पास कुछ रेज ऐसी निकली एनोड से जो कैथोड की तरफ मूव की और उन्होंने यहाँ स्क्रीन पर कुछ ग्लो शो किया। दीज रेज आर नोन एज द कैनाल रेज। These rays are coming from the anode, so they are known as also the anode rays. They are coming from the positive side, so they have the positively charged particles. इसीलिए इनको क्या कहते हैं कि positively charged particles. अब जो ये प्रोटॉन्स हैं, ये कैनाल रेज हैं, ठीक है, ये एनोड रेज हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये भी सेम कैथोड रेज जैसी हैं, दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। और जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो अपोजिट की तरफ मूव करेंगी, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, और चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और उसके बाद हमें ऑब्जर्व हुई, कहाँ पर ऑब्जर्व हुई, फ्लोरेसेंट ट्यूब के ऊपर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन है तो 1 प्रोटॉन मूव करेंगे, हीलियम है तो 2 प्रोटॉन मूव करेंगे, लिथियम है तो 3 प्रोटॉन मूव करेंगे। मीन्स इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट देखिए, इट्स मास, इसका मास कितना है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन है उनका मास कितना है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट, हमारे पास अब ये कहाँ चल रही थी, कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, कैथोड कहाँ से मूव कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ, और एनोड रेज कहाँ जा रही है, एनोड से कैथोड, मतलब दे आर अपोजिट टू द कैथोड रेज। नेक्स्ट, एबिलिटी टू आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, जो ये प्रोटॉन है, ये जो कैनाल रेज हैं, इनके पास किसी भी गैस को आयोनाइज करने के लिए एक एबिलिटी है, आयंस में चेंज करने की कैपेबिलिटी है इन प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, इन्हीं को ही हम कहते हैं एनोड रेज, इन्हीं को ही हम कहते हैं कैनाल रेज। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ई गोल्डस्टाइन। नाउ वी विल डिस्कवर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Now we are discussing about the discovery of neutron. The discovery of neutron by the James Chadwick in 1932. In 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ी हमें कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी पड़ी। सबसे पहले ऐसा क्यों किया जेम्स चैडविक ने, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंक्लूजन है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, मास इसका 1। ठीक है, अब है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन भी 2, तो इसका मास भी 2 होना चाहिए था, पर मास कितना है 4। फिर नेक्स्ट लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन 3 और एटॉमिक मास है 7। तो ये 7 क्यों है, जब हाइड्रोजन का 1 है उसका मास भी 1 है, तो यहाँ पर हीलियम और लिथियम जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास उसके एटॉमिक नंबर से ज़्यादा क्यों है। ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये एटॉमिक मास 4 हो गया, जबकि वो ये बता चुके थे हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, अगर एटम न्यूट्रल है तो फिर हमारे पास ये ऐसा 4 क्यों आया। इसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड हो गई एटॉमिक नंबर में जिसके कारण इसका एटॉमिक मास 4 हो गया या लिथियम का एटॉमिक मास 7 हो गया।
तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो इस डिस्कवरी में लग गए कि ऐसा क्यों हुआ, कि एटॉमिक मास इतना ज़्यादा क्यों है एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो फिर 1932 में हमारे साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। उसमें उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम की शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल, हैवी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, हीलियम के पार्टिकल, उनको इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की, उनको इसमें से इसके साथ टकराया। ठीक है, जब इसमें से बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल की, तो वो क्या देखते हैं कि बेरिलियम में से कुछ पार्टिकल्स निकलने शुरू हो गए। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल निकले और यहाँ पर उसने एक डिटेक्टर लगाया। ये डिटेक्टर क्या करता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो पर डिटेक्टर के अंदर हमारे पास जो कुछ पार्टिकल जो डिटेक्ट हुए उसके अंदर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पाया कुछ ऐसे पार्टिकल को कि वो प्लस वाले, माइनस वाले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स अब साइंटिस्ट को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कुछ ऐसी चीज जरूर है जो ना पॉजिटिव है, जो ना नेगेटिव है और जो बहुत हैवी भी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की वजह से वो बाहर भी आ गई। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, डिटेक्टर की जगह पर यहाँ पर उसने एक चीज रख दी, वो था उसमें पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, क्योंकि पैराफिन वैक्स जो होती है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इट इज रिच इन प्रोटॉन, प्रोटॉन में रिच होता है। ठीक है, और यहाँ पर रख दिया उसने डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर आपको बताया पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा। अब उन्होंने क्या देखा कि जब उसने बम्बार्डमेंट हुई अल्फा पार्टिकल की, तो कोई ऐसी चीज थी कि जो इसमें से रेज निकल रहे थे, कुछ पार्टिकल थे जो पैराफिन के अंदर प्रोटॉन थे उनको भी बाहर निकाल रहे थे, और जिसके कारण ये डिटेक्टर के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। वो डिटेक्ट कर पा रहे थे कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई पार्टिकल्स है, कोई ऐसी चीज है जो उसका जो मास है वो प्रोटॉन से भी ज्यादा है, पर वो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मतलब उसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसा है बट हैवी है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में उसका मास बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, तभी तो उसने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। तो हमारे साइंटिस्ट ने साथ साथ कंक्लूजन पे आ गए, तो जो चीज है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जबकि प्रोटॉन का कितना होता है हमारे पास 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.002 किलोग्राम ज्यादा है। इसी वजह से उसने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया इस पैराफिन वैक्स की शीट में से, जो रिच ऑफ प्रोटॉन होती है, और डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया, और हमारे साइंटिस्ट ने उसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि हमारा डिटेक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, तो उसने उसकी डिस्कवरी हमारे पास कर दी कि जो एटॉमिक मास है वो किसके कारण ज़्यादा है, ड्यू टू न्यूट्रॉन, की जो हैवी चीज है वो न्यूट्रॉन है और उसके ऊपर चार्ज नहीं। ठीक है, ये हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स।